बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस क्लास फर्स्ट ईयर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक छोटा सा हमारे पास ये टॉपिक रह गया था सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है। अगर हम मैंने इधर ये डायग्राम भी बनाई है, ये बैक्टीरिया का हमारे पास सेल है या बैक्टीरिया है। तो इसके सबसे बाहर वाली जो आपके पास मेम्ब्रेन है या झिल्ली है, उसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। फिर उसके जो अंदर वाली लेयर है, झिल्ली है, उसको हम क्या नाम देंगे? सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इट इज द सेकंड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। तो ये सेकंड आउटर मोस्ट होती है। सबसे बाहर वाली तो सेल वॉल हो गई, उससे अंदर वाली जो झिल्ली है वो कौन सी हो गई? सेल मेम्ब्रेन। तो सेकंड आउटर मोस्ट, बाहर से दूसरी, पहली ये हो गई और दूसरी सेल मेम्ब्रेन हो गई। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, उनका मैं इधर मेंशन कर देता हूँ नेम। उनके अंदर ये आउटर मोस्ट होती है, मतलब उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, उनकी जो सबसे बाहर वाली झिल्ली है वो कौन सी है? वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। अब ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है। इसमें जो एक बैक्टीरिया है इसका नाम है माइकोप्लाज्मा, और जो दूसरा बैक्टीरिया है जिसके बाहर झिल्ली नहीं होती, सॉरी सेल वॉल नहीं होती, इसको हम क्या नाम देते हैं? सार्कोप्लाज्मा का नाम देते हैं। तो ये दो आपने याद रखने हैं। अच्छा, अगर हम इसकी अब कंपोजिशन की बात करते हैं, ये जो आपको रेड कलर से नज़र आ रही सेल मेम्ब्रेन, तो इसकी जो कंपोजिशन है वो लिपिड्स पर मुश्तमिल होती है और इसके साथ साथ प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अब इसकी सेल मेम्ब्रेन और जो यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन है या एनिमल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें लैक ऑफ स्टीरोल, इसमें स्टीरोल नहीं होगा, जबकि जो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें स्टीरोल प्रेजेंट होता है, जैसे आप कोलेस्ट्रॉल का नाम भी देते हैं। फिर इसी तरह से इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की जानब को थोड़ा सा फोल्ड हो जाती है, इनवेजिनेट हो जाती है। इस इनवेजिनेशन को हम क्या नाम देते हैं? मीजोसोम से। मैंने इधर भी इसको बनाया है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है रेड कलर से, और ये अंदर की जानब को क्या हो गई है? कुछ फोल्डिंग हो जाती है, और फोल्डिंग होके ये जो आपके पास फोल्ड हुआ अंदर की जानब को या इन्वेजिनेट हुआ अंदर की जानब को, धुंसा हुआ जो हिस्सा होता है, दैट्स कॉल्ड मीजोसोम। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो मीजोसोम होते हैं इसके पास यहाँ पर एक ख़ास तरह के इंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, और इन इंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? ये रेस्पिरेटरी इंजाइम्स होते हैं, ये रेस्पिरेशन करवाते हैं। इसके अलावा मीजोसोम्स का और क्या काम है? ये डीएनए की रेप्लिकेशन करवाने में, उसकी कापियाँ बनाने में हेल्प करती हैं, और ये सेल डिवीजन के अंदर भी अपना रोल अदा करते हैं। तो इसको आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है या टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। अब ये सुन, जैसे आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन से अंदर वाला जितना भी सेल का एरिया होता है, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसी तरह से ये हमारे पास ये जो रेड कलर से आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ये हमारे पास है जी सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सबसे बाहर ब्लैक कलर से आपको नज़र आ रही है, डेट्स कॉल्ड सेल वॉल। ये हमारे पास सेल वॉल आ जाएगी। और इसी तरह से ये जो आपको बाहर वाली साइड के ऊपर नज़र आ रहा है, इससे पिछले टॉपिक के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, ये क्या है? कैप्सूल है। और इसी तरह से ये हमारे पास क्या है? फ्लैजेला। चलिए मैं इसको भी इधर मेंशन कर देता हूँ, नाम इसका लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? फ्लैजेला। बाकी जैसे जैसे अभी स्ट्रक्चर आते हैं हम पढ़ते हैं, तो साथ साथ इसको डिस्कस करते जाते हैं। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही, इसके ये जो अंदर वाला सारे का सारा एरिया है, दैट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को हम एक नाम और भी देते हैं कि साइटोप्लाज्म को हम मोस्टली कहते हैं कि ये स्टोरिंग हाउस ऑफ द सेल होती है। तो साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है? इट इज़ द स्टोरिंग हाउस ऑफ सेल। ये सेल का स्टोरिंग हाउस होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें स्टोर होती हैं वो हम आगे वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। अब किस चीज़ में डिजोल्व होते हैं? अब इसमें जो मेन आप कह लें कि मीडियम होता है हमारे पास, वो क्या है? वो वाटर होगा।
और जो वाटर है, वाटर के अंदर आगे जो फर्दर है वो कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। एक इसके अंदर आइंस मौजूद होते हैं और दूसरा इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटीन। अब जो मेन मीडियम है वो क्या है, वाटर। वाटर के अंदर ही ये आइंस भी मौजूद होंगे और प्रोटीन भी मौजूद होंगे। तो आइंस और प्रोटीन ये सारे पानी के साथ मिक्स होकर एक डिजोल्व किस्म का सब्सटेंस बन रहे होते हैं, लिक्विड सा बन रहे होते हैं। फिर इसमें कुछ लार्ज स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। अब वन बाई वन देखते हैं कि इसमें लार्ज स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो ये जो आपको ये सारा ये जो मैंने ग्रीन से कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये जो डेंस सा रीजन है, इस रीजन को डियर स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड का नाम देंगे। ये हमारे पास कौन सा रीजन है, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड को हम लिख लेते हैं, इट इज द डेंस रीजन। अब ये वो डेंस रीजन होता है जहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद होती है, डीएनए। इसके अंदर फिर ये यहाँ पर क्या मौजूद है, ये वाला रीजन जहाँ पर डीएनए मौजूद होता है, उस रीजन को, उस एरिए को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है ये आपको नजर आ रहा है। अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये क्या होगा, डबल स्ट्रैंड होता है। ये आपको दो धागे से इसके अंदर नजर आ रहे होंगे। इसको मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब ये एक तो डबल स्ट्रैंड होता है, फिर इसके साथ साथ ये सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। ये आपने इसकी अहम समझ लें कि एमसीक्यूज के तौर पर इसको याद रखना है। फिर इसके साथ साथ ये क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। जबकि एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं या प्लांट्स की बात करते हैं, तो उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल नहीं होते बल्कि डबल क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो पेयर की फॉर्म में पाए जाए उन्हें हम क्या नाम देते हैं, डिप्लॉइड का नाम देते हैं। तो जबकि यहाँ पर ये फ़र्क आपने याद रखना है कि इसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है और हेप्लॉइड होता है, मतलब अकेला होता है, वो पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होता। फिर इसके अंदर मीजोसोम, जैसे कि अभी हमने ये पीछे पढ़ा भी कि जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानब को इन्वेजिनेट करती है, तो इधर दोबारा से हम लिख देते हैं कि ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, जब ये अंदर की जानब को इन्वेजिनेट करेगी तो जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है दैट्स कॉल्ड मीजोसोम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो रेड से कलर का एरिया है, इस अंदर की जानब को जो इन्वेजिनेट हुआ है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको मैं इधर करके लिख देता हूँ साइड के ऊपर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मीजोसोम। अब मीजोसोम्स का फर्दर आगे क्या रोल होता है वो हम पीछे इधर पढ़ रहे हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन ये करवाते हैं, सेल डिवीजन में अपना रोल अदा करते हैं। फिर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर भी इसका रोल होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानब को इन्वेजिनेट हुआ होता है, दैट्स कॉल्ड इन्वेजिनेट, डियर स्टूडेंट्स कहते हैं धुनसे होने को, अंदर की जानब को पिंच होने को, फोल्ड होने को, दैट्स कॉल्ड मीजोसोम्स। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाते हैं राइबोसोम। अगर आप इसके साइटोप्लाज्म में देखें तो ये आपको छोटे छोटे से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इसको ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, दानेदार से स्ट्रक्चर होते हैं, डेट्स कॉल्ड राइबोसोम, जिनको हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं। अब ये बड़े छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें जो आपने एमसीक्यूज इनके बारे में याद रखना है कि दीज आर द मेम्ब्रेन लेस, इनके बाहर कोई झिल्ली मौजूद नहीं होती। एक तो ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं और फिर ये दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब दो जो सब यूनिट्स हैं वो इनके अंदर कौन से होते हैं, एक जी इसमें लार्ज सब यूनिट होता है और एक इसमें स्मॉलर सब यूनिट होता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपको स्मॉलर सब यूनिट नज़र आ रहा है और ये इसमें क्या है, लार्ज सब यूनिट नज़र आ रहा है। मैं आपको इधर दोबारा से भी इसको बना के दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट आ गया और फिर इसी तरह से ये इसमें क्या होता है, लार्जर सब यूनिट। मैं इधर भी मेंशन कर देता हूँ लार्जर, और ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर। अब डियर स्टूडेंट जो लार्जर सब यूनिट है इसका जो साइज होता है वो है 50 स्वेडबर्ग और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है इसका साइज होता है 30 स्वेडबर्ग। और इसको अगर इकट्ठा किया जाए तो इसका जो साइज हमारे पास बनता है वो कितना बनता है,
70 स्वेडबर्ग। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि 50 + 30 तो 80 बनते हैं, तो ये 70 स्वेडबर्ग कैसे बन गया? डियर स्टूडेंट्स, ये होता है कि जब ये दोनों इसके जो पार्ट्स हैं या दोनों जो सब यूनिट्स हैं, जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इनका कुछ हिस्सा एक दूसरे के अंदर धुनस जाता है या आपस में मिक्स हो जाता है। ओवरऑल जो इनका जो साइज है वो थोड़ा रह जाता है। आप कह लें कि ये इस तरह से करके इसका साइज कुछ अंदर चला जाता है, जिसके से ओवरऑल अगर इसका जब हम साइज करते हैं तो ये कितना रह जाता है? 70 स्वेडबर्ग। ये आपने याद रखना है, क्योंकि जो यूकैरियोट के राइबोसोम्स हैं और जो ये बैक्टीरिया के राइबोसोम है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि बैक्टीरिया के जो राइबोसोम है साइज में छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के जो बैक्टीरिया को डिसोन्स हम परोकैरियोट्स भी कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो परोकैरियोट्स का राइबोसोम है वो साइज में थोड़ा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स के। फिर नेक्स्ट जो अगर मैं इधर इसको दिखाऊं कि ये जो राइबोसोम है, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? राइबोसोम है। इधर इसको मेंशन भी कर देता हूँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और यूनिट आपको नज़र आ रहा होगा, डेट्स कॉल्ड प्लाज्मिड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जी हमारे पास, इसको हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड का नाम देते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड है, अगर इसको थोड़ा सा हम वज़ा करें कि ये किस तरह से हमें नज़र आ रहा है, तो इसकी हम बात करेंगे कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ये एक एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर, एक तो ये इसका बेसिक डीएनए जिसको हमने क्रोमोसोम्स का नाम भी दिया, तो ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा होता है, अजाफी आप करें तो इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए का नाम देते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिक जो इसका फंक्शन होता है कि ये बैक्टीरिया के अंदर क्या पैदा करता है? ये बैक्टीरिया में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप करेगा अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट हम एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं जब हमारे बॉडी के ऊपर कोई बैक्टीरिया हमलावर होते हैं, तो हम जितनी मर्जी एंटीबायोटिक्स लेते रहें तो इनकी इनकी सेहत के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, या हमें कहने को उस बीमारी से हमें कोई फ़र्क बेहतरी हमारे अंदर नहीं आती एंटीबायोटिक्स यूज़ हो। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड है जिसको हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा है, कि ये इसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करने के अंदर भी अपना रोल अदा करता है। अब इसी तरह से इसका और कहाँ पर यूज़ है? इसके अलावा जो है जी, प्लाज्मिड जो है बेसिकली ये क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, एक्स्ट्रा जीन्स हैं, क्योंकि डीएनए किस चीज़ से बना होता है? जीन से। तो जीन्स जो हैं इनके अंदर ये खासियत होती है कि ये क्या बना सकते हैं? प्रोटीन को बना सकते हैं। और फिर ये जो प्रोटीन है या ये जो जीन्स हैं, हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? इनका इस्तेमाल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर के तौर पर, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। अब कौन सी चीज़ को ट्रांसफ़र करने में? ह्यूमन जीनोम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में भी प्लाज्मिड अपना रोल अदा करता है एज अ वेक्टर के तौर पे। फिर अब इसमें जो एक बड़ा अहम एमसीक्यूज़ आपने याद रखना है बैक्टीरिया के हवाले से, कि बैक्टीरिया के अंदर लैक ऑफ साइटोस्केलेटन होता है, ये इसके सेल के अंदर मौजूद नहीं होते, प्लस इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं होते, यहाँ तक कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी मौजूद नहीं होती। आप देखें जितने भी आपको इधर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं सारी की सारी क्या हैं? डबल मेम्ब्रेन इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं है। जैसे कि राइबोसोम्स की हम बात करते हैं, हमने कहा कि ये मेम्ब्रेन लेस, तो इसमें कोई भी डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेली इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद नहीं होती, ना ही इसके अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद होते हैं। अब एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स इसमें रह गई, वो इधर राइबोसोम्स के हवाले से है, वो मैं इधर दोबारा मेंशन कर देता हूँ। राइबोसोम का जो फंक्शन है, जो हम यूकैरियोट्स या बाकी सेल्स के अंदर पढ़ते हैं, सेम इधर भी वही फंक्शन है कि राइबोसोम्स का काम क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। तो यहाँ पर भी
राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन को बनाना होता है। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।